कभी सोचा है कि भारत को एक करने के लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी थी जिस पर दशकों तक बहस चलती रही? तो आज हम उसी प्रिवी पर्स की दिलचस्प और हाँ, थोड़ी विवादास्पद कहानी को समझने जा रहे हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1947। देश नया नया आजाद हुआ है और आपके सामने 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक देश में मिलाने की चुनौती है। और शर्त यह है कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। ये लगभग नामुमकिन लगने वाला काम आखिर हुआ कैसे? नाइनटीन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका नक्शा आज जैसा नहीं था। वो तो सैकड़ों रियासतों का एक पैचवर्क था, एक छितड़ा कह सकते हैं। और इन सबको एक राष्ट्र के धागे में पिरोना सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। जी हाँ, 565। ये नंबर छोटा नहीं है। हर रियासत का अपना राजा, अपना अलग झंडा, अपनी पहचान। इन सबको एक तिरंगे के नीचे लाना वाकई में किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। तो उस वक्त के नेताओं के सामने सवाल था कि ये करें तो करें कैसे? अगर जोर जबरदस्ती करते तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता था, एक सिविल वॉर की आग लग जाती। इसलिए एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो तलवार से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से निकले। और यहीं से इस बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत ही अनोखा और हाँ, कुछ लोगों के लिए विवादास्पद समाधान सामने आया। एक ऐसा समझौता जिसने आज के भारत के नक्शे की नींव रखी। और इस समाधान का नाम था प्रिवी पर्स। असल में ये एक वादा था, एक तरह का सौदा। राजाओं से कहा गया कि आप अपने राज्य भारत में मिला दीजिए और बदले में सरकार आपको और आपके बाद आपके वंशजों को पूरी जिंदगी एक तय की हुई सालाना रकम देगी। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, टैक्स फ्री। तो ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए चुकाई गई कीमत थी। उन राजाओं के लिए एक संवैधानिक गारंटी जिन्होंने अपनी पीढ़ियों से चली आ रही सल्तनत को, अपने राजपाट को एक नए एकजुट भारत के सपने के लिए कुर्बान कर दिया। अब इस पूरे ऐतिहासिक मिशन के पीछे दो जबरदस्त दिमाग काम कर रहे थे। एक तरफ थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति फौलादी थी। तो दूसरी तरफ थे वीपी मेनन, एक बेहद काबिल सिविल सर्वेंट जिन्होंने पर्दे के पीछे सारी नाजुक बातचीत को बड़ी ही होशियारी से संभाला। प्रोफेसर मॉरिस जोन्स ने इसे क्या खूब समझाया है कि वीपी मेनन पटेल के फौलादी हाथ पर चढ़े रेशमी दस्ताने की तरह थे। मतलब इरादा तो चट्टान की तरह मजबूत था, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका बेहद नरम और सम्मानजनक था। तो चलिए अब जरा इन शाही भुगतानों के पैमाने पर भी एक नजर डालते हैं। मतलब ये रकम आखिर थी कितनी? ये हर रियासत के हिसाब से अलग अलग थी, उसके साइज, उसकी कमाई और उसके महत्व के आधार पर। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। हैदराबाद के निजाम को मिलते थे सालाना 40 लाख रुपए। सोच कर देखिए, 1940s के आखिर में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। बड़ौदा और मैसूर जैसे बड़े राज्यों को भी 26 लाख से ज्यादा मिलते थे। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हैदराबाद का प्रिवी पर्स बाकियों से कितना ज्यादा था। ये सिर्फ उसके विशाल आकार की वजह से नहीं था, बल्कि उसके रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है, क्योंकि हैदराबाद भारत के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी और अहम रियासत थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जहां एक तरफ लाखों के भुगतान थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की कटोरिया जैसी एक बहुत छोटी रियासत के शासक को सालाना सिर्फ 192 रुपए मिलते थे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये सिस्टम कितना फैलावा और कितना पेचीदा था। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। समय बदला और जिस प्रिवी पर्स ने कभी देश को जोड़ने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी, वही अब देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। जो कल तक एक जरूरी समझौता था, अब एक बोझ और अन्याय की तरह लगने लगा। आजादी के करीब 20 साल बाद देश में समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी। अब सवाल ये उठने लगे कि भाई ये कैसा इंसाफ है? हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ सब बराबर हैं। तो फिर किसी को सिर्फ इसलिए सरकारी खजाने से पैसा क्यों मिलना चाहिए कि वो एक राजघराने में पैदा हुआ है? ये तो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है।
और फिर शुरू हुई प्रिवी पर्स को खत्म करने की एक जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी लड़ाई। ये भारतीय संसद के इतिहास का एक ऐसा महामुकाबला था जो आज भी याद किया जाता है। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा। 1970 में सरकार इसे खत्म करने के लिए संसद में बिल लेकर आई। लोकसभा में तो बिल पास हो गया, पर राज्यसभा में सिर्फ एक वोट से, जी हाँ, सिर्फ एक वोट से हार गया। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रपति के एक खास आदेश के जरिए इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी गैर संवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। आखिरकार 1971 में सरकार ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और संविधान में 26वां संशोधन करके इस पूरी व्यवस्था को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस एक संशोधन ने संविधान के उन 2 आर्टिकल्स को ही हटा दिया जो राजाओं को दिए गए इस स्पेशल पेमेंट की गारंटी देते थे। और बस इसी के साथ भारतीय इतिहास का वो नाटकीय अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अंत में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या प्रिवी पर्स उस मुश्किल दौर में देश को एक करने के लिए चुकाई गई एक जरूरी कीमत थी, या फिर ये एक ऐसा विशेषाधिकार था जिसे एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में देर सवेर खत्म होना ही था? इसका जवाब शायद हाँ और ना के बीच इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है।